जो संवेदनशीलता प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी और जो एक आचरण और एक एम्पैथी संवेदनशीलता एक पीड़िता की माँ के प्रति होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं चूक हुई है पुलिस द्वारा। उन्नाव के जो पूरा केस है, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल पुलिसिया कार्रवाई पर उठ रहे हैं। हमने कल आपको पीड़ित परिवार का पक्ष दिखाया था, लेकिन आज हम आए हैं पुलिस का पक्ष जानने कि आखिर पूरी टाइमलाइन क्या थी केस की, कहाँ पर जो परिवार का एलिगेशन है कि चूक हुई, वो चूक कहाँ पर हुई। और आज हम जब वो स्पॉट पर गए थे, उस आश्रम में गए थे जहाँ पर लड़की की लाश मिली, हमने वो घर देखा तो परिवार का ऐसा आरोप है कि वो घर बंद था, वहीं उनकी बेटी को बंधक बनाकर रखा गया था। तो ये सारे एलिगेशंस पर हम इनसे सवाल करेंगे, हम इनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे और पूरा मैटर तभी हमें कंप्लीटली समझ में आएगा जब हम दोनों साइड ऑफ द स्टोरी को सुने। तो ये जानने के लिए, ये समझाने के लिए मेरे साथ एएसपी शशि सिंह जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल, इस पूरे केस की टाइमलाइन क्या थी? 8 तारीख को परिवार वाले कह रहे हैं कि 8 तारीख को हमारी लड़की मिसिंग थी। हम तब से आरोप लगा रहे हैं, हमें तब से ही वो था कि राजौल सिंह ने ही हमारी बेटी को उठाया है, पर पुलिस ने तब रिपोर्ट नहीं लिखी या ऐसी बात वो कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि 8 दिसंबर 2021 से जो नवयुवती है वो गायब थी। उसकी गुमशुदगी तो तुरंत लिख दी गई थी, जैसे ही थाने पे लोग आए थे लिखाने, उसके घर वाले, और उसकी तलाश भी शुरू हो गई थी। और तलाश में कई एंगल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से, उसमें फिजिकल जो पुलिस का वेरिफिकेशन करने का तरीका है, हमने सीआरबी के माध्यम से, डीसीआरबी के माध्यम से और आसपास के जनपदों में इसकी तलाश की थी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे भी, लेकिन ये कहीं पर इस तलाश में उसका पता नहीं लग पाया। और बाद में इसको और गंभीरता से विवेचना करने के लिए फिर इसमें एफआईआर 10 जनवरी 2022 को दर्ज की गई और तब से लगातार इसके ऊपर 4-5 टीमें काम कर रही हैं। जिस दिन से ये बच्ची गई थी उसी दिन से, और उसी का परिणाम रहा कि एक बिल्कुल ब्लाइंड केस को, जिसमें कि कोई एविडेंस नहीं था, केवल एलिगेशन था, जिसके ऊपर एलिगेशन था वो लगातार पुलिस के सामने रहता था। जब भी उसको बातचीत के लिए, इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया तो वो हमेशा प्रेजेंट रहा। तो कभी ऐसा एविडेंस जो चाहिए, क्लिंचिंग एविडेंस चाहिए किसी को जेल भेजने के लिए और किडनैपिंग या मर्डर जैसे मामले में चार्ज करने के लिए, वो तब तक मौजूद नहीं था। इसलिए हम लोग तब एकदम से इसको तुरंत जेल नहीं भेज पाए, जैसा कि उन लोगों का कहना है, इनके परिवार का। लेकिन जैसे ही हमने डाटा एनालिसिस और ज़्यादा किया और ज़्यादा हमने इसमें साक्ष्य जुटाए, जब हमें और एविडेंसेस मिल गए, उसके बाद हमने राजौल सिंह को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा। और यहीं पर हम नहीं रुके, बल्कि अब ये हमको उसके डेटा एनालिसिस से और बाकी चीज़ों से लग गया था कि उस लड़की का शायद मर्डर हो गया है। और जब हम इस बात पे इसकी पक्ष की विवेचना करने लगे कि उसका मर्डर हो सकता है, फिर हमें कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले, एक नंबर मिला, उसके आधार पे हमने एक सूरज सिंह नाम के लड़के को गिरफ्तार किया और उसकी निशादेही पर, सूरज की निशादेही पर वो डेड बॉडी बरामद की, जहाँ से कि दिव्यानंद आश्रम है उसके बगल में खाली प्लॉट पड़ा है। उस खाली प्लॉट में, जो कि राजौल सिंह का ही प्लॉट है, वहाँ से उसकी डेड बॉडी बरामद की और उसके बाद की जो कार्रवाई है, दोनों को हमने जेल भेजा है और इसमें सख्त सज़ा हम आगे दिलाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ले जा करके हम इनको फांसी की सज़ा दिलाएं और अभी समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए, और इनका कृत्य हुआ जिससे समाज में एक महिलाओं के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति एक भावना, खराब भावना गई है, हम एनएसए और गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि जब 8 तारीख से लड़की मिसिंग थी, पेरेंट्स बहुत श्योर थे कि राजौल सिंह ही है जो मतलब जिसने उठाया होगा या किडनैप किया होगा, बात थी। फिर मिसिंग रिपोर्ट क्यों लिखी गई? और मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं, कंप्लेंट लिखी गई थी ना, और एफआईआर होने में 10 जनवरी तक का वक्त क्यों लगा? ये पहले तो मिसिंग ही रिपोर्ट लिखी गई, क्योंकि जो युवती थी वो 22 वर्ष की थी, बालिग थी। तो अगर वो नाबालिग होती है उस केस में लीगली हम लोग 48 घंटे के अंदर ही उस केस को एफआईआर में बदल देते हैं, लेकिन मिसिंग रिपोर्ट बालिग के केस में होता है। जैसा कि पहले की शुरुआती जांच में आया कि वो पहले भी
अपने घर से जाती थी और अपना बाद में 2 दिन 3 दिन के बाद वापस आ जाती थी। अब की बार वो अपना मोबाइल फ़ोन घर पे छोड़ के चली गई थी। तो ऐसा थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में ये विलम्ब हुआ, लेकिन इसमें निश्चित तौर पे पुलिस को जल्दी त्वरित और कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो स्थानीय पुलिस थी। इसके लिए एक विभागीय जाँच भी चल रही है और जो तत्कालीन वहाँ के इंस्पेक्टर थे कोतवाल के, उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया और इसमें विभागीय जाँच के आदेश भी हुए हैं। विभागीय जाँच चल रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। 10 तारीख को जो एफआईआर हुई वो एफआईआर किन चार्जेस पर हुई, क्या चार्जेस लगाए गए थे? और 10 तारीख को जो एफआईआर हुई है उसमें किडनैपिंग का 364 का, गाली गलौज का SC/ST एक्ट में विवेचना ये दर्ज की गई और उसमें विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है। परिवार का आरोप है, ये पीड़िता की माँ का कहना है कि 24 तारीख को जब मैं अखिलेश यादव के सामने गई, मैंने आत्मदाह किया, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। उसके पहले पुलिस एक्टिव नहीं थी और उसके बाद ही राजौल सिंह को गिरफ्तार किया गया, ऐसा पीड़िता की माँ कह रही है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए, ये पीड़िता को ये कहीं संभावना थी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनके फादर समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नेता थे, तो इस वजह से पुलिस पे इसका कोई प्रभाव, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पुलिस के ऊपर किसी भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रभाव नहीं था। इसमें निष्पक्ष जांच की गई है, निष्पक्ष विवेचना की गई है और वो जो भी उन्होंने लखनऊ में जाकर के किसी नेता या पूर्व मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे उन्होंने कोई भी प्रदर्शन किया, उससे इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम लोग पहले ही बड़ी गंभीरता से इसकी जांच कर रहे थे और आगे भी हमने इसमें गंभीरता से ही जांच किया है। राजौल सिंह की गिरफ्तारी 24 जनवरी को हुई थी। उसके बाद 4 तारीख को उन्हें पुलिस कस्टडी के रिमांड पर लिया गया। तो पीड़िता के परिवार का कहना है कि अगर पहले ही ले लिया गया होता तो उनकी बेटी जिंदा होती, पहले ही ये स्टेप ले लिया गया होता, पुलिस ये चूक ना करती। और दूसरा सवाल मेरा इसी के साथ ये है कि आज हम उस स्पॉट पर गए थे जहाँ पर पीड़िता की माँ का कहना है कि वो जो देवानंद आश्रम था वहाँ पर पीड़िता को रखा गया था। वो राजौल सिंह का ही पूरा एरिया है, उनके फादर का फार्म हाउस टाइप का एरिया है और वहीं उनकी बेटी को बंदी बनाकर रखा गया था। पुलिस ने उस कमरे को नहीं खोला उस दिन, अगर खोला होता तो मेरी बेटी जिंदा बच सकती थी। देखिए, इसमें 2 बातें। पहली बात तो ये है कि जिस दिन 8 दिसंबर 2021 को जिस दिन किडनैपिंग हुई है, अब तक जो हमें इंट्रोगेशन से और जो हमने साक्ष्य जुटाए हैं उसके आधार पर ये सिद्ध हुआ है कि उसी दिन 8 तारीख को 11 बजे उन्होंने इसको बुलाया, राजौल ने, उस युवती को, और 1 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर दी। बहुत ही निर्मम हत्या किया। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को छुपाए रखा उसी कमरे में जहाँ पे हत्या की और रात में उसको डिस्पोज करके और जो सेफ्टी टैंक है पास के प्लॉट में वहाँ पे डाल दिया था। तो ये कहना ठीक नहीं है कि अगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की होती तो इसमें वो बच जाती, क्योंकि उसका मर्डर तो तुरंत ही हो गया था। जहाँ तक दूसरी बात है कि आश्रम में जिस कमरे की तलाशी नहीं ली गई, वो एक दिव्यानंद आश्रम है जहाँ पे एक काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं, और जिस कमरे की बात थी उस कमरे में ऐसा कुछ नहीं मिला है, बल्कि एक दूसरा पीछे की तरफ उनसे सटा हुआ मकान है, वहाँ कुछ कमरे बने हुए हैं। उस कमरे में से एक कमरे में हमें सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उसमें ट्रेस एविडेंसेस मिले हैं, हमने अपने फॉरेंसिक उसमें साक्ष्य एविडेंस जुटाए हैं, वहाँ पे हत्या होना पाया गया है और उसका हमने साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है और वहाँ के साक्ष्य हम इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष रखते हुए इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा, और हमारी डिमांड रहेगी कि हम फांसी की सज़ा दिलाएं, इसके लिए हम उसका उपयोग करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि किन लेवल पर आपको लगता है कि पुलिस का फेलियर रहा, या किन लेवल पर क्योंकि अब आप बता रहे कि विभागीय कार्रवाई भी हुई, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए, और एक नाम क्या है उनका, प्रेम नारायण दीक्षित के ऊपर इनकी पीड़िता की माँ लगातार आरोप लगा रही है कि प्रेम नारायण दीक्षित ने सही से काम नहीं किया, मिलने नहीं दिया मुझे, ऊपर अधिकारियों से मिलने नहीं देते थे और उनकी वजह से मतलब वो बहुत ज़्यादा सफ़र करी और वो दर दर भटकती रही, समय पर सुनवाई नहीं हुई। देखिए, इसमें निश्चित तौर पे जो जेंडर सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता थी
जो संवेदनशीलता प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी और जो एक आचरण और एक एम्पैथी, संवेदनशीलता एक पीड़िता की माँ के प्रति होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं चूक हुई है पुलिस द्वारा। और इसी वजह से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसएचओ कोतवाली सदर को सस्पेंड किया गया है और प्रेम नारायण दीक्षित के उसके भी कंडक्ट की और पूरे इस मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी के कंडक्ट की जांच चल रही है। इस पूरे केस में पीड़ित पक्ष की तरफ से जो सवाल थे वो हमने पुलिस के सामने रखे, उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उनके ऊपर जो आरोप था कि लेट लतीफ़ी हुई, चूक हुई, वो बात इन्होंने स्वीकार की कि कुछ पॉइंट्स पर इनसे चूक हुई, लेट लतीफ़ी हुई। और अब इनका कहना है कि आगे की कार्रवाई एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाकर की जाएगी। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज। मेरा नाम है सोनल।